नमस्कार दोस्तों, आर के वाई पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और साथ ही पीएसआई सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमारी क्लास संस्कृति क्लासेस हो चुकी थी और जो राजस्थान पॉलिटी क्लास है वो रेगुलर चल रही है। उसके बाद में जो सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर होता है एसएसटी का दर्शन शास्त्र, वो भी शाम को रोज 8 बजे चल रहा है। दोस्तों, इस प्रकार हमारी क्लासें अभी जो हाल फिलहाल में चल रही है वो क्लास संस्कृति, पॉलिटी और दर्शन शास्त्र की चल रही है। धीरे धीरे हम क्लासों को बढ़ाते जाएंगे। हर सब्जेक्ट की क्लास होगी, सिलेबस के हिसाब से क्लास होगी और हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास होगी। इतने गहराई से पढ़ाया जाएगा कि शायद कोई क्वेश्चन बाहर निकले। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखकर जो आने वाले क्वेश्चन है या फिर आ सकते हैं या जिन क्वेश्चन की आने की संभावना है उनको भी ध्यान में रखकर बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से इसलिए पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने को तो पीडीएफ से ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का कारण ये है कि जो आपके नोट्स है वो साथ के साथ कंप्लीट हो सके। और जो लिख कर सॉरी, जो लिख कर पढ़ाता है बोर्ड पर, उसको अपना माइंड ज्यादा सही प्रकार से कैच करता है। तो दोस्तों, लिखने के साथ साथ ही सुनाई भी देता है, तो सुनना और लिखना दोनों अगर माइंड में जाएगा तो वो ज्यादा कैच होगा। माइंड उससे, हमारे दिमाग है उसे ज्यादा कैच कर पाएगा। तो यही कारण है दोस्तों बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का। बाकी आपकी पढ़ाई रेगुलर चल रही होगी, रिविजन कर रहे होंगे बार बार और अपने जो लक्ष्य बना रखा है, अपना जो गोल बना रखा है उसको ध्यान में रखते हुए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ना वो किसी काम का नहीं है। पढ़ना उतना ही है जितना सिलेबस ने डिमांड की है। सिलेबस के हिसाब से कोई भी वैकेंसी हो, पहले सबसे पहले उसका सिलेबस देखो। सिलेबस देखने के बाद उसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। दोस्तों, ये नहीं कि हिस्ट्री दे रखी है तो हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, इतनी मोटी किताब ले आए और उसको लग रहे हैं साहब पढ़ने में, तो वो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो भी टॉपिक दे रखा है उसका टिक लगा लो, टिक भाई ये टॉपिक है, इसमें ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, इसमें दे रखा है, बस उस टॉपिक को पढ़ना है। हमें कोई व्याख्या तो थोड़ी पढ़ना है पूरी हिस्ट्री पढ़ के। हमें केवल अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेक्शन लेना है बस। तो इस अंदाज में हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करेंगे, क्लास संस्कृति क्लास, जो कि रोज सुबह 11 बजे होती है। तो उसमें कल जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था पोट्री। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम आगे क्लास नहीं कर पाए थे। तो आज जो पोट्री है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने ब्लू पोट्री स्टार्ट की थी। उसमें हमने ब्लू पोट्री स्टार्ट की थी। ब्लू पोट्री में हमने देखा था कि इसका ये कहाँ की प्रसिद्ध है, किनके शासन काल में इनका उद्गम हुआ और सर्वाधिक विकास किनके शासन काल में हुआ और कौन कौन इसके कलाकार हुए। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा पोट्री। राजस्थान की हस्तकला में होगा पोट्री। राजस्थान की हस्तकला में जो आप अपना टॉपिक होगा वो होगा ब्लू पोट्री। दोस्तों, आपको पता है कि ब्लू पोट्री किस प्रकार नक्काशी होती है? ब्लू पोट्री की नक्काशी किस प्रकार होती है, किसके ऊपर होती है, ये भी पता होगा आपको। तो हमें पता है, कई बार हम देखते हैं जयपुर में जाते हैं तब कि ब्लू पोट्री की बहुत सी शॉप्स होती हैं, दुकान होती है। तो जो सफेद कलर का जो बर्तन होता है, सफेद कलर का चीनी मिट्टी से बनाया गया बर्तन, उसके ऊपर जो कलर के माध्यम से जो कलाकारी की जाती है उसे कहते हैं नीले कलर के माध्यम से। नीले कलर के माध्यम से जो कलाकारी की जाती है उसे कहते हैं ब्लू पोट्री। उसे क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री। ब्लू का मतलब होता है नीला। ब्लू का मतलब होता है नीला। और ब्लू कलर के माध्यम से चीनी मिट्टी के बर्तन पर की गई कलाकारी को क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री। पोट्री अलग अलग होती है, ब्लू पोट्री होती है, ब्लैक पोट्री होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्लू पोट्री। क्या हो गया इसको? एक मिनट रुको दोस्तों, हमारा जो मार्कर है वो नहीं चल रहा है। ये भी टेक्निकल, क्या टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी प्रॉब्लम है। ये भी
प्रॉब्लम होती है। ब्लू पोर्ट्री। ब्लू पोर्ट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। किनके शासनकाल में आई है? ये आई राजा मान सिंह के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? राजा मान सिंह के शासनकाल में। और कहां से? तो जो ईरान है, ईरान के पर्सिया से इसका आगमन हुआ है। ईरान के पर्सिया से, जो पर्सिया शहर है ईरान का, वहां से इसका क्या हुआ है? आगमन हुआ है। किसका? इस ब्लू पोर्ट्री का। इस ब्लू पोर्ट्री का ईरान के पर्सिया शहर से आगमन हुआ है। और इसके जो इसका सर्वाधिक विकास हुआ वो किनके शासनकाल में हुआ? तो वो सवाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में हुआ। तो ये हमारी ब्लू पोर्ट्री। ब्लू पोर्ट्री। कहाँ की प्रसिद्ध ब्लू पोर्ट्री? तो ब्लू पोर्ट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की। जयपुर की प्रसिद्ध है। इसका आगमन कहाँ से हुआ? आगमन, तो इसका आगमन हुआ पर्सिया ईरान से। पर्सिया शहर है ईरान का, वहां से, पर्सिया ईरान से। किनके शासनकाल में आगमन हुआ? तो राजा मान सिंह के शासनकाल में। जो जयपुर के राजा थे मान सिंह, उनके शासनकाल में। एंड शासक कौन थे उस समय? इन राजा मान सिंह, ये उस समय शासक थे। अब इसका सर्वाधिक विकास किनके काल में हुआ? सर्वाधिक विकास सर्वाधिक विकास तो सर्वाधिक विकास वो सवाई राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। सवाई राम सिंह सेकंड के काल में। अब सवाई राम सिंह सेकंड है, इसके शासन काल में दो कलाकार हुए। उनका क्या नाम था? तो एक तो था चूड़ामन और एक था कालू कुमार। यानी जो ब्लू पोट्री के कलाकार थे उनका नाम था चूड़ामन और कालू कुमार। चूड़ामन, कालू कुमार। चूड़ामन और कालू कुमार, तो ये कलाकार हुए दो। किनके शासनकाल में? तो महाराजा राम सिंह के, सॉरी, सवाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में दो कलाकार हुए। अब ये जो कलाकार हुए इनको कहां भेजा गया? राम सिंह के द्वारा तो दिल्ली भेजा गया। और किस लिए? तो एक बोला नामक कार्यकर्ता, उसको प्रशिक्षण देने के लिए सवाई राम सिंह सेकंड ने इनको कहां भेजा? दिल्ली भेजा। तो ये लिख लो इसके नीचे, इनको राम सिंह सेकंड ने भोला नामक कारीगर को
प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली भेजा। यानी राम सिंह ने कहा कि आप जाओ और दिल्ली और बुली पोट्री का प्रशिक्षण यानी बुली पोट्री का कार्य उनको सिखा कर आओ। अब इसके बाद में देखते हैं कि और क्या दे रखा है। तो बुली पोट्री क्या होती है और किस मिट्टी पर किस प्रकार की कलाकारी की जाती है उसे बुली पोट्री कहते हैं। तो जो चीनी का मिट्टी का बर्तन होता है, चीनी मिट्टी का बर्तन होता है ना, देखा होगा आपने कभी, चीनी मिट्टी का बर्तन होता है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन के ऊपर नीले कलर की चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री। यानी चीनी मिट्टी के चीनी मिट्टी के बर्तन पर की जाने वाली जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले कलर से की जाने वाली चित्रकारी, बर्तन पर नीले रंग से की जाने वाली चित्रकारी। चित्रकारी क्या कहलाती है, ब्लू पोट्री कहलाती है। यानी जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है उसके ऊपर बिल्कुल सफेद होता है चीनी मिट्टी का, आपको पता है। तो उसके ऊपर जब नीले कलर से जो भी चित्रकारी करी जाती है, जो भी चित्रकारी बनाई जाती है, उस चित्रकारी को प्लस उस बर्तन को, यानी बर्तन पर चित्रकारी करने के बाद उस कला को क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री कहते हैं, ब्लू पोट्री कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं और क्या है। तो जो राम सिंह द्वितीय था उनकी जो रानी थी, कौन, महारानी गायत्री देवी, जो कूच बिहार की थी, महारानी गायत्री देवी, जिनका विवाह राम सिंह से हुआ था। तो कूच बिहार की जो ये रानी थी, जयपुर से इनका विवाह जयपुर में हुआ था। इनको एक पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक, द प्रिंसेस ऑफ रिमेंबर नामक पुस्तक लिखी। और इसी पुस्तक के लिए इनको 1969 में यानी 1963 में सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना के लिए प्राचार्य कृपाल सिंह शेखावत, जो प्राचार्य थे कृपाल सिंह शेखावत, तो उसके द्वारा मौसीकर में ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार के रूप में कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार के रूप में 1974 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 1974 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो आप सीधा लिख लो कि जो प्रमुख कलाकार थे कृपाल सिंह शेखावत, उनको ब्लू पोट्री की कलाकारी के रूप में 1974 में पद्म पुरस्कार दिया गया। प्रमुख कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में इस कलाकारी के लिए, यानी इस कलाकारी मतलब ब्लू पोट्री की कलाकारी के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया किसे, कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में
ब्लू पोएट्री की कलाकारी के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब करपाल सिंह शेखावत के द्वारा ब्लू पोएट्री में 25 अलग अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? ये जो करपाल सिंह शेखावत है, इसके द्वारा जो ये ब्लू पोएट्री थी, इसमें 25 प्रकार के अलग अलग रंगों का प्रयोग करके कलाकारी की गई, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं करपाल शैली। जिसे क्या कहा गया? करपाल शैली कहा गया। तो इसके बारे में लिख लो, करपाल सिंह शेखावत के द्वारा, यहां लिखो, करपाल सिंह शेखावत के द्वारा 25 इस कलाकारी यानी ब्लू पोएट्री में 25 अलग 25 अलग अलग प्रकार के रंगों प्रयोग किया गया, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं करपाल शैली। जिसे क्या कहते हैं? करपाल शैली। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लू पोएट्री में करपाल शैली किसे कहते हैं, या ब्लू पोएट्री में करपाल शैली के जन्मदाता कौन है, या किसने करपाल शैली का प्रारंभ किया? तो जो करपाल शेखावत थे, करपाल सिंह शेखावत, इनके द्वारा ब्लू पोएट्री में 25 प्रकार के अलग अलग रंगों का प्रयोग। पहले तो ब्लू पोएट्री केवल ब्लू कलर, एक ही कलर का प्रयोग होता था। ब्लू का मतलब होता है नीला, तो नीले कलर का प्रयोग होता था। लेकिन जो करपाल सिंह शेखावत थे, इन्होंने ब्लू पोएट्री में और अलग 25 कलर के मतलब 25 प्रकार के कलर का प्रयोग किया। किसने? करपाल सिंह शेखावत ने। किसमें? ब्लू पोएट्री में। तो उस जो अलग से कलाकारी निकल कर आई ब्लू पोएट्री में, उसे क्या नाम दिया? उसे नाम दिया गया करपाल शैली। क्या नाम दिया गया? करपाल शैली। अब ब्लू पोएट्री की सबसे बड़ी प्लेट किसने बनाई? ब्लू पोएट्री की सबसे बड़ी प्लेट पर जो कलाकारी की गई, वो किसके द्वारा की गई? तो उसका नाम था लीला मंदोरिया। क्या नाम था उसका? लीला मंदोरिया, जिसका गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ। गिनीज ऑफ जो बुक है वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली, उसमें क्या हुआ? उनका नाम दर्ज हुआ। क्या नाम था उसका? लीला मंदोरिया। लीला मंदोरिया। तो यहां लिखता हूं मैं साइड में, सबसे बड़ी प्लेट, या ब्लू पोएट्री की सबसे बड़ी प्लेट। सबसे बड़ी प्लेट किनके द्वारा बनाई गई? तो लीला मंदोरिया के द्वारा। मंदोरिया, लीला मंदोरिया के द्वारा बनाई गई। इनका नाम गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, लीला मंदोरिया। अब इसके बाद में देखते हैं कि और महिला कौन है जो ब्लू पोएट्री से संबंधित है, उनका क्या नाम है? तो वो महिला है नाथीबाई। नाथीबाई भी किससे संबंधित है? ब्लू पोएट्री से। किसे पूछ सकता है नाथीबाई नाम देकर? नाथीबाई, ये भी किससे संबंधित है? ब्लू पोएट्री से संबंधित है। तो नाथीबाई और लीला मंदोरिया, ये दो तो क्या हो गई? महिला हो गई, ब्लू पोएट्री से संबंधित। तो दोस्तों ये अपना क्या था? ब्लू पोएट्री के बारे में था। ये पॉइंट थे ब्लू पोएट्री के। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, इनका क्या क्या दे रखा है इसमें। तो ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। आगमन पर्सिया ईरान से हुआ। शासक कौन था? राजा मान सिंह था। और किनके शासनकाल में सर्वाधिक विकास हुआ? तो जो सवाई राम सिंह द्वितीय थे, उनके शासनकाल में सर्वाधिक विकास हुआ। अब जो सवाई राम सिंह सेकंड थे, उनके शासनकाल में कलाकार कौन कौन से हुए? चूड़ामन और कालो कुमार जो कलाकार हुए, चूड़ामन कालो कुमार को सवाई राम सिंह द्वितीय ने कहा भेजा? दिल्ली भेजा। और किस लिए भेजा? तो बोला नामक एक कुमार था, उसको प्रशिक्षण देने के लिए चूड़ामन और कालो कुमार को
दिल्ली भेजा। उसके बाद में देखते हैं और क्या है। अब इसमें एक प्रमुख कलाकार हुए करपाल सिंह शेखावत। करपाल सिंह शेखावत को 1974 में इस कला से संबंधित होने के कारण, प्रमुख कलाकार होने के कारण 1974 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और करपाल सिंह शेखावत ने इस ब्लू पोट्री में नाम से पता चल रहा है, ब्लू का मतलब नीला होता है, तो इसमें केवल एक ही रंग का प्रयोग किया गया होगा, इसलिए ब्लू पोट्री कहा गया। लेकिन जो करपाल सिंह शेखावत हुए, उन्होंने 25 अलग अलग प्रकार के रंगों का इसमें प्रयोग किया, तो वो एक शैली अलग से निकल कर आए, उसको कहते हैं करपाल शैली। क्या कहते हैं? करपाल शैली। तो इस प्रकार, और इसमें जो सबसे बड़ी प्लेट बनाने का रिकॉर्ड था, उनका नाम था लीला मंदोरिया, जिनका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद में और कौन महिला थी? तो नाथीबाई इससे संबंधित थी। तो ये हमारा टॉपिक होता है ब्लू पोट्री का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ब्लू पोट्री से पूछे जाते हैं, बाकी और तो पूछ लेते हैं कि कहाँ कौन सी पोट्री प्रसिद्ध है। तो ये हमारा ब्लू पोट्री का वो जो भी कंटेंट था वो सामने है, जो भी पॉइंट थे वो सामने ब्लू पोट्री के। इसके बाद में देखते हैं ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। ये हमारा ब्लू पोट्री हो गया। आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहो, उसमें लिखते रहो। अब देखते हैं ब्लैक पोट्री। पोट्री अलग अलग होती है, ब्लू भी होती है, ब्लैक भी होती है, सुनहरी पोट्री भी होती है, कागजी पोट्री भी होती है। तो अब उनको देखेंगे केवल कि वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बस इतना ही देखेंगे, उनके बारे में और नहीं देखेंगे। तो दूसरी थी ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध है। दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? तो तीसरी है सुनहरी पोट्री। सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं कागजी पोट्री। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? अलवर की प्रसिद्ध है। देखो, ब्लैक पोट्री में ब्लैक रंग का प्रयोग किया जाता है, सुनहरी पोट्री में सुनहरे रंग का प्रयोग किया जाता है, और जो कागजी पोट्री है तो कागज के ऊपर अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। अलवर की कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। तो दोस्तों, ये हमारा रहा पोट्री से संबंधित जो भी मैटर था वो मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद में देखते हैं हम कौन सा? टेराकोटा। यानी टेराकोटा जो हस्तकला है, जिसे हम मूर्ण कला या मर्दा शिल्प भी कहते हैं। टेराकोटा को मूर्ण कला या मर्दा शिल्प। मर्दा शिल्प का मतलब होता है मिट्टी से बनाई गई जो कलाकारी होती है, जो वस्तु होती है, उसको कहते हैं मर्दा शिल्प कहते हैं। तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा राजसमंद की भी प्रसिद्ध है, दौसा, अलवर, भरतपुर, इस जगह की क्या टेराकोटा प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा के बाद में देख लेते हैं क्या क्या उसके बारे में जो पॉइंट हमारे पास। टेराकोटा कई बार क्वेश्चन आता है कि टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, और उसमें रहता है दौसा, अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली। तो हमें उनमें से टॉपिक को जो भी क्वेश्चन है उस पर टिक लगाना होता है, गोला बढ़ना होता है। तो हमारी जो नेक्स्ट है वो है टेराकोटा। मूर्ण कला।